वेरी स्वीट नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। देयर विल बी ओनली 10 क्वेश्चंस एंड हाउ मैनी डू यू नो। आप कितने क्वेश्चन यहाँ कर पा रहे हैं उसको आप कमेंट थ्रेड में कमेंट करिए। आप जब कमेंट करते हैं जिससे हमारा मोटिवेशन लेवल और भी आगे बढ़ता है और हम वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, इफ़ टू कमोडिटीज़ आर गुड सब्स्टिट्यूट्स इन डिफरेंस कर्व विल। देखिए, अगर आपने इस सारे सेशंस को जो अब तक अपलोड किए गए हैं इस चैनल पे, अगर आपने उसको फॉलो किया है तो आप जान रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीटेड है थोड़ा सा चेंज के साथ। क्या चेंज हुआ इसमें? जहाँ पहले बैड सब्स्टिट्यूट था वहाँ अब गुड सब्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है। मैं आपको इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब सब्स्टिट्यूशन की आती है बात, तो जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। समझ रहे हैं आप? परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए। और जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है इसके लिए? 1 होता है। मैंने उसमें भी ये बात बताई थी आपको कि जब तक यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के आगे, सब्स्टिट्यूट्स के आगे परफेक्ट शब्द नहीं लिखेगा तब तक आप बी अ स्ट्रेट लाइन का आंसर नहीं देंगे। तब तक आप केवल कौन सा आंसर देंगे? अप्रोच अ स्ट्रेट लाइन। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अप्रोच अ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड यूज रिजर्व कैपेसिटी टू। देखो, मॉडर्न समय में जो फर्म्स होती हैं वो रिजर्व कैपेसिटी यूज़ करती हैं। क्यों यूज़ करती हैं? टू इंश्योर द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। ये बात कहाँ से उठी? एक थ्योरी आई थी, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी, जिनको किसी एक इकोनॉमिस्ट ने नहीं, बहुत सारी इकोनॉमिस्ट ने मिलकर इसको डेवलप किया। धीरे धीरे समय के साथ ये डेवलप होता गया। उसमें बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के नाम आते हैं, जैसे उसमें हॉल एंड हिट्स का नाम आता है, PWS एंड्रयूज़ का नाम आता है, T विल्सन का नाम आता है, R बारबैक का नाम आता है और HR एडवर्ड्स का नाम भी इसमें शामिल होता है। इन लोगों ने मिलकर एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी को डेवलप किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो फर्म्स होती हैं उनका जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो होता है लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है उनका? लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। और लॉन्ग रन के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो चेंजेस करे जा रहे हैं उससे सप्लाई चेन पर किसी प्रकार का इम्पैक्ट ना पड़े, इसीलिए ये रिजर्व कैपेसिटी को यूज़ करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फर्म्स आर बिहेविंग ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग, एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल, ऑर्डरली कंडीशंस इज ऑफन अटेन्ड बाय। देखो, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग में एक बात और आती है कि जो भी प्रोड्यूसर हैं, एक इकॉनमी के अंतर्गत, एक मार्केट के अंतर्गत कोई प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारे प्रोड्यूसर हो गए, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आपस में प्राइस तय कर रहे हैं। इन लोगों को ये बात का डर रहता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कोई बाहर से इस मार्केट में आ जाए और प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे और हमसे कम प्राइस पर लोगों को उसे सेल करे, तो हमारे जो कंज्यूमर होंगे वो इसके तक चले जाएंगे। इन सब को कहा जाता है, जो एक बहुत ही अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जो बाहर के आने वाले को, उसको कहते हैं पोटेंशियल इंट्रेंट। क्या कहते हैं उसको? पोटेंशियल इंट्रेंट। और पोटेंशियल इंट्रेंट के एंट्री से ये डरते हैं, उसको कहते हैं थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्री या पोटेंशियल कंपटीशन। उसको, उस डर से बचने के लिए ये प्राइस लीडरशिप को स्वीकार करते हैं। अगर इंटरनल इनका कुछ प्राइस इशू होता है तो क्या करेंगे? ये कोल्यूजन के माध्यम से, एक शब्द आता है कोल्यूजन, इसके माध्यम से ये उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बाहरी पोटेंशियल इंट्रेंट या बाहरी पोटेंशियल कंपटीशन से बचने के लिए प्राइस लीडरशिप का यूज़ करते हैं। और प्राइस लीडरशिप एक तरह का बैरियर टू द एंट्री होता है। किसके लिए? पोटेंशियल इंट्रेंट के लिए। जब मैं थ्योरीज की बात करूंगा तो और डिटेल में इन सब की बात करेंगे, क्योंकि एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग और प्राइस लीडरशिप का क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये पोटेंशियल इंट्रेंट क्या होते हैं, ये सब हम लगभग 6 या 7 थ्योरीज में डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी हो गई, बेन्स की लिमिट प्राइसिंग थ्योरी हो गई, साइलोस लैबनी की थ्योरी हो गई, फ्रैंको मोदिग्लियानी की थ्योरी हो गई, भगवती मॉडल हो गया, पैसिगियन मॉडल होगा। इन सब के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाले सेशंस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 4, फॉर एनी गिवन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज विच आर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड कंप्लीट मेजॉरिटी रूल आर बेस्ड सोशल प्रेफरेंसेज आर। देखो, सोशल चॉइस थ्योरी आई थी एक, सोशल चॉइस थ्योरी, जिसको आप बहुत ही पॉपुलर नाम से जरूर सुना होगा आपने, आप जानते होंगे जनरल पॉसिबिलिटी थ्योरम।
जनरल पॉसिबिलिटी थ्योरम, या इसको और भी पॉपुलरली जाना जाता है एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, जिसको 1951 में कीनेथ एरो ने दिया था। कीनेथ एरो ने उसमें कुछ एजम्पशंस लिए थे और उन एजम्पशंस में से ट्रांजिटिव और कंप्लीट को अगर मैं कीनेथ एरो के शब्दों में कहूँ तो उन्होंने इसको यूनिवर्सल डोमेन या यूनैनिमिटी कहा था। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 2 और 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ डिमांड कर्व एज्यूम्स द शेप ऑफ द रेक्टेंगल और हाइपरबोला, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू। जब डिमांड कर्व का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, उस समय जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो 1 होती है। आप जानते हैं 0 कब होती है? 0 की कंडीशन तब होती है जब परफेक्ट इनइलास्टिक हो। लेस देन 1 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनइलास्टिक, और ग्रेटर देन 1 को इसको इलास्टिक कहते हैं। और एक और कंडीशन होती है ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट इलास्टिसिटी। आई थिंक आपको ये सब के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट द कंजप्शन फंक्शन बी सी इज इक्वल टू ₹30 + 0.80 y एंड द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बी आई इज इक्वल टू ₹70 - 2i, वेयर आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन एन इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बाई ₹30 वुड शिफ्ट द IS कर्व। देखो यहाँ IS कर्व की बात की जा रही है और वो भी शिफ्टिंग की बात की जा रही है IS कर्व के। जब आपने गुड्स मार्केट और मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था तो आप समझ रहे हैं कि एक कर्व होता था जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग था और राइट एंगल था। वो था आपका IS कर्व जो प्रेजेंट करता था गुड्स मार्केट को, और एक कर्व था जो कि अपवर्ड स्लोपिंग था, उसे LM कर्व कहा गया था और वो मनी मार्केट को शो करता था। यहाँ पर इक्विलिब्रियम हमारा स्थापित हो रहा था। जब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आई बार को हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो IS कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। वो क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, तो यहाँ लेफ्ट की और लेफ्ट की तो बात खत्म ही हो गई, यानी 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल सीधे सीधे गलत हो जाते हैं, क्योंकि जब ऑटोनॉमस ₹30 का ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब हमें पता करना है कि राइटवर्ड कितने से शिफ्ट होगा, 30 से शिफ्ट होगा कि 150 से शिफ्ट होगा। इसको कैसे पता करें? इसको पता करने के लिए देखिए IS कर्व का इक्वेशन देखते हैं। आपको अगर इक्वेशन याद होगा तो y इज इक्वल टू आई बार माइनस DI। क्या है? y एग्रीगेट डिमांड है, आई बार क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, स्मॉल आई क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, और डी क्या है? स्लोप ऑफ द इक्वेशन। ओके, अब इसके थ्रू एक और इक्वेशन, आप फंडामेंटल इक्वेशन जानते होंगे, y इज इक्वल टू क्या होता है? c प्लस आई। ये फंडामेंटल है, तो ये तो आपको पता ही होगा ना। अब आप थोड़ा सोचो, c की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 30 प्लस 0.80y, प्लस i की वैल्यू आपको दे रखी है 70 माइनस 2i। यहाँ पर इक्वेशन लगाओ, 30 एंड 70 100 हो जाएगा, माइनस 2i। और आप देखो यहाँ पर जब ये 0.80y इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और एक y में से 0.80y घटाने पर कितना बचता है? 0.20y। तो यहाँ कितना बचेगा? 0.20y, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100/0.20। चलो मैं लिख देता हूँ इसको, 0.20 माइनस 2i/0.20। इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका? y इज इक्वल टू 500, अब इसको डिवाइड करोगे 500 आएगा, माइनस 10i। ये इक्वेशन आप याद रखिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए या इक्वेशन याद रखिए। सेकंड कंडीशन देखते हैं हम, जब ₹30 क्या किया जा रहा है? इंक्रीज किया जा रहा है। पहला इक्वेशन आपको याद है, y इज इक्वल टू 500 माइनस 10i। सेकेंड कंडीशन में ₹30 इंक्रीज की जा रही है, तो सेकेंड कंडीशन में भी वही लगाई, y इज इक्वल टू c प्लस आई होता है ना। c की वैल्यू दे रखी है आपको 30 प्लस 0.80y प्लस y की वैल्यू 70 माइनस 2i, 70 माइनस 2i प्लस ₹30 का और इन्वेस्टमेंट किया गया है 30। तो यहाँ क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 30, 70 और 30, 130 माइनस 2i, और यहाँ कितना बचेगा? 0.20, क्योंकि वो घटेगा ना, यहाँ 0.80 इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, 1y माइनस 0.80y इज इक्वल टू 0.20y। पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका? y इज इक्वल टू
130/0.20 माइनस 2i/0.20। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 650 माइनस 10i। ये इक्वेशन दूसरा मिल गया। अब आप देखो, आपको एक इक्वेशन मिला y इज इक्वल टू 500 माइनस 10i। ये तब जब इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया था, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो कुछ। दूसरी कंडीशन में y इज इक्वल टू 650 माइनस 10i, ये तब किया गया जब 30 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हम हो चुका था। तो यहाँ पर जो ये है ये i बार शो कर रहा है, और i बार में कितने की चेंजेस आई, 650 माइनस 500, यानी कितना डिफरेंस आया, 150 का। यानी 150 से क्या होगा, राइट एंगल शिफ्ट हो गया, यानी बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डील्स विथ। देखो, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को एक्चुअली पहले फिशर ने दिया था, बाद में मिल्टन फ्रीडमैन 1956 में आते हैं और रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी देते हैं। उसमें इन्होंने डिमांड फॉर मनी पर ज़्यादा फोकस किया है और 3 फैक्टर बताए डिमांड फॉर मनी को निर्धारित करने के लिए। आप बताइए कौन कौन से फैक्टर, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बताइए वो 3 फैक्टर कौन से हैं जो डिमांड फॉर मनी को निर्धारित करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। देखो, सबसे पहले मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया गया था वो R.F. काहन ने यूज़ किया था। किस तरह यूज़ किया था इन्होंने उसको काहन मल्टीप्लायर कह लीजिए या उसको एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के रूप में यूज़ किया था। बाद में कीन्स आए, जेएम कीन्स, जेम्स मेनार्ड कीन्स, इन्होंने क्या किया, उस मल्टीप्लायर को यूज़ किया एज अ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या एज अ इनकम मल्टीप्लायर। अब मुझे आप यहाँ थोड़ा कमेंट थ्रेड में बताइए कि ये मल्टीप्लायर और एक आता है एक्सेलरेटर, एक आता है मल्टीप्लायर और एक आता है एक्सेलरेटर, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, आप आइए इनका कॉन्सेप्ट है क्या। ओके, कमेंट थ्रेड में आप इसका आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एड्रेस टू। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसकी परिभाषा यहाँ हो जाएगी, द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी आंसर हो जाएगा सी इसका। यानी कंडीशन क्या है, जो वर्तमान में प्रेजेंट जो कंट्रीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनका मेन गोल, इवन इंडिया का भी क्या है, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक कोर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारी जनरेशन की प्रेजेंट जो नीड है उसको हम ऐसे पूरा करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आएगी उसको किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ अपने नीड्स को लेकर ना करना पड़े। और इसके लिए क्या करना होगा, हमें रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा, यानी मिनिमम यूज़ और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। समझ में आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो डेफिनेशन यहाँ पर ली गई है वो डेफिनेशन ली गई है 1987 में। एक कमीशन बना था, उस कमीशन का नाम था ब्रंटलैंड, BRUNDTLAND, ब्रंटलैंड कमीशन बना था, जिसने अपनी एक पत्रिका पब्लिश की थी, आवर कॉमन फ्यूचर। उसमें ये डेफिनेशन दी गई थी, तो आप कहीं भी इसको कोट कर सकते हैं विद दिस रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सेंस मेजर ऑफ पॉवर्टी इंक्लूड्स। देखो, सेंस मेजर अमर्त्य कुमार सेन, इनको 1998 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। उससे पहले 1976 में इन्होंने क्या किया, पॉवर्टी इंडेक्स बनाया, जिसको सेंस पॉवर्टी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने पॉवर्टी इंडेक्स में हेड काउंट रेशियो को भी इंक्लूड किया, पॉवर्टी गैप रेशियो को इंक्लूड किया, गिनी कोफिशिएंट को यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को भी इंक्लूड किया। अब मुझे यहाँ पर गिनी कोफिशिएंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात आई है, तो एक देखो, एक मैथमेटिकल मेजर होता है गिनी कोफिशिएंट, इसको जीनी कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, जीनी कोफिशिएंट। इंडिया के लिए जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और इसका जो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए, यानी इनकम इनइक्वालिटीज़ को डिफाइन करने के लिए एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, एक कर्व होता है, उस कर्व का मुझे आप नाम बताइए। ओके, उस कर्व का नाम आप कमेंट थ्रेड में मुझे बताइए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक आप ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल, बाय बाय।